एस्कोबार ने अपना मास्टर प्लान चालू कर दिया। ये है ला कैथेड्रल। उसने अपने ही दोनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। कोलंबियन सरकार को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति लुइस कार्लोस कलान की हत्या करवा दी थी। वो इन दोनों को अपनी जेल पर मीटिंग के लिए बुलाता है। एक टॉर्चर रूम था और कभी कभी तो वहाँ उनकी मौत भी हो जाती, पर ये वाली दोनों खास होने वाली। 10 जुलाई 1992, मेडलिन, कोलंबिया। रात के 12 बजे के आसपास मेडलिन के एक लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन की घंटी बजती है। कोई डरा हुआ आदमी पुलिस अफसर को बता रहा था कि उसने पहाड़ों के पास बहुत ही बुरी हालत में 2 लाशें देखी हैं। वैसे तो लाशों का मिलना उस वक्त वहाँ पर आम सा हो गया था, पर ये वाली दोनों खास होने वाली। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यही 2 लाशें हमें पाब्लो एस्कोबार की मौत तक ले जाएगी। कौन थे ये दोनों? चलिए जानते हैं। जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, गहरे जख्म और बेरहमी से किया हुआ टॉर्चर, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत ही गुस्से और डर का संदेश छोड़ा हो। कुछ ही घंटों में पुलिस अफसर से ये पता लगाने में कामयाब रहते हैं कि ये दोनों मेडलिन कार्टेल के वही लोग थे जिनके साथी पहले या तो मारे जा चुके थे या तो गायब थे। Sometimes I'm God. If I see a man die, he dies that same day. 1980 और 90 के दशक में पाब्लो एस्कोबार ने अमेरिका में टनों के हिसाब से कोकेन भेजी थी। डॉलर के बदले में लाशें मिलती थी। अमेरिकी सड़कों पर नशा, खून और गैंग वॉर बढ़ता जा रहा था। अमेरिका समझ जाता है कि ड्रग ट्रेड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। तो 1982 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने ड्रग के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की हिस्सेदारी घोषित कर दी। I am today proposing a massive legislative program aimed at stepping up the battle on these two fronts, in our neighborhoods and our schools. अमेरिका कोलंबियन सरकार को ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए हर एक मुमकिन मदद कर रहा था, और इसके अलावा अमेरिका और कोलंबिया के बीच एक प्रत्यर्पण संधि साइन होती है, जिसके आधार पर उस वक्त के कोलंबियन राष्ट्रपति सीजर गविरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स कोलंबियन सरकार को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर पाब्लो एस्कोबार ने कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दी। Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. आखिरकार पाब्लो एस्कोबार आत्मसमर्पण के लिए तैयार होता है, पर सरकार के साथ एक समझौता करता है। तो पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबियन सरकार के साथ एक समझौते के तहत अपनी निजी जेल का निर्माण करवाया। इस समझौते के अनुसार एस्कोबार आत्मसमर्पण करेगा और उसे अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। ये है ला कैथेड्रल, वो जेल जिसे पाब्लो एस्कोबार ने अपने लिए बनवाया था। दरअसल यह कोई आम जेल नहीं थी। 60,000 स्क्वायर फीट का किला था यह, मेडलिन की पहाड़ियों में बसा हुआ। चारों ओर फेंसिंग से प्रोटेक्टेड था पूरा इलाका। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं थी यहाँ पर। लग्जरियस कमरे थे, महंगे बिस्तर, फर्नीचर, ब्रांडेड कपड़े और जूते, और हर चीज़ जो पाब्लो एस्कोबार की लग्जरियस लाइफ को दिखाती है। यहाँ पर एक फुल साइज सॉकर ग्राउंड था। पाब्लो और उसके आदमियों के लिए जिम, बार, कैसीनो, डांस क्लब, सब कुछ मौजूद था। और सबसे खौफनाक, जेल के अंदर ही एक टॉर्चर रूम था, जहाँ पर दुश्मनों को बुलाया जाता था, यातनाएं दी जाती और कभी कभी तो वहाँ उनकी मौत भी हो जाती। तो पाब्लो एस्कोबार ने आत्मसमर्पण तो किया, लेकिन जेल के अंदर भी एस्कोबार का ड्रग कारोबार जारी था। उसने अपने कार्टेल सदस्यों के जरिए कोकेन की तस्करी और बिक्री संभाली। इसके बदले वो उससे भारी टैक्स देते थे। इन्हीं मेंबर्स में से 2 खास मेंबर्स, फर्नांडो गलियानो
और गेराल्डो मोंकाडा, जो एस्कोबार के सबसे भरोसेमंद साथी थे, उन्होंने एक बड़ा धोखा किया। उन्होंने ड्रग्स की एक शिपमेंट को किसी और को बेच दिया तो पाब्लो एस्कोबार को झूठ बोला कि माल जब्त हो गया है ताकि टैक्स से बचा जा सके और पूरा मुनाफा अपने पास रखा जा सके। जब पाब्लो एस्कोबार को इस धोखे के बारे में पता चलता है तो इन दोनों को अपनी जेल पर मीटिंग के लिए बुलाता है। पाब्लो से बातचीत के बाद दोनों बहुत डर जाते हैं एंड एस्कोबार से मिलने के लिए ला कैथेड्रल पहुंचते हैं। पाब्लो धोखे को लेकर बहुत ही गुस्से में था, साथ ही उसे लगता था कि ये दोनों उसके दुश्मन यानी कि दूसरे कार्टेल्स के साथ मिलकर पाब्लो के खिलाफ कोई साजिश बना रहे थे। तो उसका गुस्सा और विश्वासघात का दर्द किसी से छिपा नहीं था। उसने अपने ही दोनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। ये मौतें एस्कोबार के गिरते साम्राज्य की शुरुआत थी। इससे पहले भी एस्कोबार दर्जनों कार्टेल सदस्यों को मरवा चुका था। कार्टेल के बाकी सदस्य भी डर गए थे कि अगला नंबर कहीं उनका ना हो, तो वो सारे एकजुट हो जाते हैं। अब ये दोनों पाब्लो की मौत के जिम्मेदार कैसे बने, चलिए जानते हैं। इन दोनों की जब लाशें मिली तो केस इसलिए ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा क्योंकि ये दोनों हाई प्रोफाइल कार्टेल्स मेंबर थे। बाकी मेंबर्स भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और पर्सनली अमेरिका भी इसमें बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये उन दिनों के वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है जो इन दोनों की और बाकी कार्टेल मेंबर्स की मौत के बारे में बता रहा है। इससे पहले भी 1989 में पाब्लो एस्कोबार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस कलान की हत्या करवा दी थी। इसके कुछ ही महीनों बाद 27 नवंबर 1989 को एस्कोबार ने एवियांका फ्लाइट 203 में विस्फोट करवाकर सीजर गविरिया की हत्या करने का प्रयास भी किया था। हालांकि गविरिया किसी कारणवश उस उड़ान में सवार नहीं हुए और इस हमले से बच गए। दुर्भाग्य से इस घटना में 107 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। पाब्लो जेल में से क्राइम कंटिन्यू कर रहा था तो कोलंबियन राष्ट्रपति सीजर गविरिया ने आदेश किया पाब्लो एस्कोबार को अब इस जेल से हटाकर असली मिलिट्री जेल में डाला जाए। लेकिन पाब्लो कोई आम अपराधी नहीं था। जैसे ही मिलिट्री जेल में शिफ्ट करने की तैयारी हुई, एस्कोबार ने अपना मास्टर प्लान चालू कर दिया। उसने पकड़ने के लिए आई हुई मिलिट्री के जनरल को घूस दी, जिसने उसे भागने का समय दे दिया और एस्कोबार रात के अंधेरे में अपने आदमियों के साथ जेल के पीछे से फेंसिंग तोड़कर पहाड़ों के रास्ते भाग निकला। ला कैथेड्रल से भागने के बाद एस्कोबार लगातार इधर उधर छिपता रहा। फाइनली 2 दिसंबर 1993 उसने जानबूझकर अपनी लोकेशन उजागर की। उस दिन उसने अपने बेटे को 7 बार कॉल किया। वो जानता था कि उसकी कॉल ट्रैक हो रही थी। फिर मेडलिन के लॉस ओलिवोस इलाके में पुलिस ने पाब्लो को घेर लिया। फायरिंग शुरू हुई और आखिरकार